अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी और भारतीय वज़राए दिफा के दरमियान पहली मुलाकात। ज़ेर बहस आने वाले मामलात की तफसील कुछ ही देर में। दुनिया भर से और भी बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। क्या इराक में बसने वाले कुर्द आज़ादी हासिल कर सकेंगे? रेफरेंडम बू दस्त निशान किर्दनी सनूर निया। अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान इश्तियाल अंगेज बयानबाजी, क्या जंग छिड़ सकती है? Rocket Man is on a suicide mission for himself. सदर ट्रंप और अमरीकी फुटबॉल टीम्स के दरमियान तनाज़ा, एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्पॉटलाइट में। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को ये ऐसे करना चाहिए अगर कोई भी शाहिद खान की जगह हो। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस भारत के दौरे पर हैं, जहां आज वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अमरीका की अफगान पॉलिसी सामने आने के बाद ये मैटिस का पहला दौरा भारत है। इसमें अब तक किन अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई है, इसकी तफसील हम लेंगे नई दिल्ली में हमारी साथी रितुल जोशी से, जो इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। रितुल, जिम मैटिस ने आज जो भारत की वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात की। अमेरिका की नई अफगान पॉलिसी में बहुत अहम रोल है भारत का, तो दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन के बारे में आज क्या मज़ीद क्लैरिटी सामने आई है? देखिए सारा इम्पॉर्टेंट थी विजिट इसलिए क्योंकि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आया है तब से कोई ये पहली बड़ी कैबिनेट लेवल की विजिट थी इंडिया में। और इंडिया में भी नई डिफेंस मिनिस्टर, जैसे आपको मालूम होगा, उन्होंने चार्ज लिया है। और दोनों देशों के बीच आपने देखा होगा कुछ टाइम से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और पिछले साल दिसंबर 2016 में अमेरिका ने भारत को दर्जा दिया था मेजर डिफेंस पार्टनर का। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बैकग्राउंड में रखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विजिट थी। और जब वो पहुंचे जिम मैटिस यहाँ पर, तो निर्मला सीतारमण, जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट ये रिलेशनशिप है और इस विजिट से ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात हुई तो मैं आपको बता दूँ कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अमेरिका करता है भारत के साथ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। तो उसमें हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने, कि इन एक्सरसाइजेस को और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बनाने की और इनको और आगे बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज़ को वो लोग अब एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच, उसे बढ़ाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका एक लीडिंग सप्लायर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इंडिया को, और वो चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बड़ा बनाया जाए। साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूरे रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है सारा, वो ये कि अफगानिस्तान का मुद्दा इस बातचीत में उठा। और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उन्होंने डिस्कस किया, इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को डिस्कस किया। पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा क्लियर एक हिंट था जब उन्होंने ये बात कही कि जो भी नेशंस टेरर को एज अ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाए। इस बात को लेकर इस बात की अहमियत को इंडिया और अमेरिका दोनों समझते हैं। वहीं पर अगर आप जिम मैटिस को लें तो उन्होंने भी कहा कि जो सेफ हेवन्स हैं टेररिज्म के, उनको बर्दाश्त नहीं। ठीक, लेकिन उसके अलावा ये बात भी हुई कि भारत अफगानिस्तान फौजी नहीं भेजेगा, देयर विल नॉट बी एनी बूट्स ऑन द ग्राउंड, और ये एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन थी जो आज सामने आई है। भारत और अमेरिका के दरमियान डिफेंस के बारे में आपने बात की, डिफेंस डील्स की भी तवक्को की जा रही है। क्या ये मामला भी आगे बढ़ा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है डिफेंस में? जी, देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप होती जा रही है, क्योंकि पिछले साल एक मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस अमेरिका ने इंडिया को दे दिया था। और उसके बाद बहुत सारी डिफेंस डील्स हैं, जैसे फाइटर प्लेन्स हैं, F-18 है, F-16 है। इंडिया का कहना है कि उसको तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सिंगल इंजन प्लेन्स की ज़रूरत है, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट्स आती हैं उनको मीट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। तो ऐसे में इंडिया को करीब 100 प्लेन्स की ज़रूरत है, और डिफेंस यहाँ पर एक बहुत जो डील्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या भारत जो चाह रहा है वो अमेरिका ने कुछ कहा कि वो देगा या नहीं? खासतौर पर टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज पे अमेरिका की तरफ से हेजिटेशन हम देखते आए हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शेयरिंग को लेके थोड़ा हेजिटेशन था। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, उनका एम्फेसिस रहा है पिछले कुछ टाइम से मेक इन इंडिया पर। तो दो बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, एक बोइंग है और एक लॉकहीड मार्टिन है, जो F-18 और F-16 फाइटर प्लेन्स बनाती हैं। इन दोनों कंपनीज ने ये बात कही थी कि वो इंडिया में अपनी असेंबलिंग यूनिट्स डाल सकती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। और क्योंकि डील बहुत बड़ी है, कई बिलियन डॉलर्स की ये डील होगी, तो हो सकता है इस पर कुछ बात आगे बढ़े। और साथ ही साथ ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि नेवल सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंडिया को है।
तो हो सकता है कि उन मामलात पे अभी मजीद बातचीत हो सकती है। क्विकली हमें बताइएगा कि अफगानिस्तान का कल एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी भारत आ रहा है, अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला उसको लीड कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमें बता दीजिए क्विकली। जी देखिए, बहुत अगर मैं ये कहूँ कि अगला जो पूरा हफ्ता होगा वो एक अफगानिस्तान वीक होगा इंडिया में, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है। एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेयर शुरू हो रहा है कल से, जो 30 सितंबर तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूएसएड ये दोनों इस इवेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिर्फ अब्दुल्ला नहीं, 14 बड़े मिनिस्टर्स भी उनकी गवर्नमेंट के आ रहे हैं। इंडिया तो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह आपने कहा कि अफगान वीक है, और एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त भारत में अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों के ही प्लेयर्स मौजूद होंगे रीजन में अपना कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। रितुल जोशी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। और सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता कुछ महीनों में अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता नजर आया है और दोनों तरफ से इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी जारी है। क्या ये बयानात अमली सूरत इख्तियार कर सकते हैं? इस बारे में बात करेंगे कैपिटल हिल पर हमारे साथी नदीम याकूब से। नदीम, ट्विटर से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हॉल तक दोनों जानिब से सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हालात किस सिमत में जा रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा कि शुमाली कोरिया ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। इसके बाद जो शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जो न्यूयॉर्क में हैं जनरल असम्बली के सेशन के लिए, उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो है जो सदर के अल्फाज हैं ये ऐलान जंग है, और उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया की जो क़यादत है वो तमाम ऑप्शंस अपने सामने रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हक़ रखते हैं कि अमेरिका के जो बमबार तैयारे हैं उनको मार गिराया जाए। इसके अलावा लेकिन ये जो बयानात हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं सारा हकबी, उन्होंने कोशिश की कि इसको ज़रा प्ले डाउन किया जाए। एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद शुमाली कोरिया जो कोरियाई ख़ित्ता है वहाँ पर जोहरी हथियारों को उससे पाक करना है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि इक़्तिसादी और सफारती दबाव डालकर ये मकासद हासिल किए जाएँ। कुछ ऐसी ही बात जेम्स मैटिस ने कही दौरा भारत के दौरान। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी कोशिश है कि इस खित्ते को पाक किया जाए जोहरी हथियारों से, लेकिन ये हम कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी जो कोशिशें वो जारी रहेंगी, डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनको हम खुला रखेंगे और सफारती ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि ये मामला हल हो। उन्होंने सलामती कौंसिल में जो करारदादें मंजूर हुई जिनके ज़रिए शुमाली कोरिया पर पाबंदी लगाई गई, उसका हवाला देते हुए भी कहा कि उससे एक दबाव जो है शुमाली कोरिया पर बढ़ा है। इस सारी जो सूरत हाल है इसके बारे में मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं मुख्तलिफ आरा रखते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वैन जैक्सन, मैं उनके वर्ड्स जो हैं वो कोट करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि बेशक अभी हम जंग में नहीं हैं, मगर हमारी हरकत और बयानात से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग हो जाए और डेटरेंस नाकाम हो जाए। मगर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के जो प्रोफेसर हैं टीजे पिंपल, वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया के बयानात के बावजूद शुमाली कोरिया जंग नहीं करेगा, और चीन की तरफ से जो बैंकिंग और इक़्तिसादी ताल्लुकात में कमी आई है, माया कुदरती गैस जो है उसको बंद किया गया उसकी सप्लाई को, इससे लगता है कि चीन शुमाली कोरिया को एक पैगाम दे रहा है कि शुमाली कोरिया एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है और दबाव डाल रहा है कि वो बातचीत पर आमादा हो। जी साकी। जी नदीम, और शुमाली कोरिया के अलावा गुज़श्ता अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत के बारे में भी वाशिंगटन में तहकीकात जारी हैं, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में अब तक? अभी जो है वो यहाँ पर जैसा कि पहले से हम बताते रहे हैं कि इंक्वायरीज़ हो रही हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर, जिनमें देखा जा रहा है कि रूस ने आया इंतखाबात में मुदाखलत की या नहीं। तो आज उस हवाले से एक जो हेयरिंग है वो हाउस की जो इंटेलिजेंस कमेटी है वहाँ पर हो रही है, जिसमें सदर ट्रंप के एक दरीना साथी जो हैं रॉजर स्टोन वो पेश होंगे। आज उनकी पेशी से पहले उन्होंने एक बयान में कहा कि मेरा इस मुदाखलत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि इसके अलावा जो सेनेट की कमेटी है इंटेलिजेंस कमेटी, वहाँ पे भी एक इस बारे में तहकीकात जारी हैं। जो सबसे अहम तहकीकात हैं वो जस्टिस डिपार्टमेंट की हैं, जिसको हेड कर रहे हैं
FBI के साबिक डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर, और देखा ये जा रहा है, तय ये करना है कि आया रूस ने इंतखाबात में मुदाखलत करके इंतखाबात के जो रिज़ल्ट्स थे उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की या नहीं। जी साकिब। नदीम याकूब हमें वाशिंगटन में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के बारे में बता रहे थे। थैंक यू नदीम। और इराक़ी कुर्दिस्तान में आज़ादी के लिए रेफरेंडम के बाद वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक 72% अहल वोटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ रेफरेंडम में हिस्सा लिया और तवक्को है कि 90% ने आज़ादी के हक़ में वोट डाला। इराक़ी कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत इरबिल में तो जश्न का समा है, जबकि कुर्द और अरब आबादी पर मुश्तमिल तेल की दौलत से माला माल शहर किरकुक से भी कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन इराक़ की मरकज़ी हुकूमत ने मुमकिन अलहदगी के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब तुर्की ने इराक़ी कुर्दिस्तान के करीब सरहद पर फ़ौजी मशक़ें की हैं और उसे मौशी तौर पर मफलूज करने की धमकी भी दी है। रेफरेंडम के मौके पर ईरान ने भी कुर्दिस्तान से ज़मीनी और फ़िज़ाई आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। इस वक्त किरकुक से हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हेदर मर्डॉक। Heather, you have been spending your day-to-day with the military on the ground. What is the security situation like? Well, the initial threat of violence breaking out immediately after the referendum was held has been thwarted. Nothing has happened so far. Today, when I say I was with the military, I was with two different groups. One is the Peshmerga, the Kurdish military. The other was the Hashid Shabi, also known as Popular Mobilization Units, and some people refer to them as the Shia militia, which has now been a regularized Iraqi force. Last night we heard that the Iraqi parliament authorized the Hashid Shabi to go to Kirkuk, and I'm right outside Kirkuk right now, which is an area claimed by both Baghdad and Erbil. They say here that if that pretty much that didn't happen, or at least if it did happen, any movement from Baghdad to Kirkuk stopped far away from the actual city. However, they also say it could be a self-fulfilling prophecy, because we're hearing from Baghdad that the Shia militias are potentially attacking or going to attack the Kurdish Peshmerga forces. The Kurdish Peshmerga forces aren't allowing regular Hashid Shabi into the city, and they're not going to stand for that forever either. So it's creating a conflict. So इस वक्त हैदर किरकुक में है। ये वो शहर है जहाँ अरब और कुर्द आबादी दोनों ही रहते हैं। यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है। हैदर ने अपना आज का दिन जो कुर्दिस्तान की अपनी मिलिट्री है जो पेशमरगा कहलाती है उनके साथ भी गुजारा, और इराक़ की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऑथराइज्ड एक शिया मिलिशा के साथ भी दिन गुजारा। वायलेंस अब तक कोई नहीं हुआ इस इलाके में, लेकिन हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों जानिब के जो फोर्सेस हैं उनके इलाके में मौजूदगी है, और पेशमरगा फोर्सेस ये अलाउ नहीं करेंगी, ये इजाज़त नहीं देंगी कि शिया मिलिशा अंदर आए और किसी किस्म की कार्रवाई करे। तो टेंशन इस मामले में वहाँ पे है। हैदर, गिवन द रिस्पांस फ्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्राम टर्की, फ्राम ईरान, आर कुर्दिश लीडर्स वरीड? इज देयर एनी टेंशन ओवर देयर? There is tension amongst the leaders here, although so far they've been fairly quiet about it. The hope from the Kurdish side is that a lot of the talk about what would be the results from the opponents of the referendum would stop after the referendum happened, and perhaps that it was just talk and not action. सो कुर्दिश जो लीडर्स हैं वो देख तो रहे हैं कि इराक़ की मरकज़ी हुकूमत और उसके अलावा दूसरे मुल्कों की हुकूमतों ने रेफरेंडम की सख्त मुखालफत की है, लेकिन उनको उम्मीद ये है कि रेफरेंडम के नताइज सामने आने के बाद जो अपोजिशन है, जो मुखालफत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। सो हैदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स? We have heard just last night that it would be 72 hours after the vote. We're not sure if that's because they need that much time to count the votes, or if they're trying to lessen the blow of having the referendum and getting the results, which everyone expects it to be definitely a yes vote. So नताइज आइंदा 72 घंटों में आने की तवक्को है। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि वोटों की गिनती ज़रा सुस्ती से जारी है, और दूसरी ये भी हो सकती है कि वो एकदम से ही रिजल्ट भी नहीं बताना चाहते और इलाके की सूरत हाल को मज़ीद टेंस नहीं करना चाहते। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट फ्राम किरकुक। Thank you. और सदर ट्रंप और अमरीकी फुटबॉल टीमों के दरमियान जारी तनाज़े में एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस टाइकून एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके बारे में हम आपको बताएंगे शो में आगे चलकर। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जा रही है मिसबाह हक और यूनुस खान के बगैर। चैलेंजेस क्या होंगे, इस पर एक फीचर रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हम देखेंगे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियां हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में।
इसराइली पुलिस ने दावा किया है कि एक फलस्तीनी शख्स की फायरिंग से 3 इसराइली शहरी हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया है। मुसल्लह शख्स यहूदी बस्ती में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। अमरीकी हमायत याफ्ता शामी बागियों के मुताबिक तीर-उल-ज़ोर में एक ऑयल फील्ड पर वाक़े उनके अड्डे पर रूसी फौज के हमले से उनका एक फौजी हलाक हो गया है। बागियों ने चंद दिन पहले ही दाइश से इस अड्डे का कब्जा छुड़ाया था। रूस ने इस दावे की तकदीद की है। यमन में हौसी बागियों और उनके इत्तेहादियों और सऊदी हमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने शुमाली यमन में इनकलाब की 55वीं सालगिरह मनाई। ऑस्ट्रेलिया में एक घर की दीवारों के बीच छतें बना लेने वाली शहद की लाखों मक्खियों ने मालिक मकान को अपने घर की दीवारें ढाने पर मजबूर कर दिया। खातून खाना को मक्खियों की मौजूदगी का इल्म अपने घर के बाहर बड़ी तादाद में मक्खियों के उड़ने की आवाज सुनकर हुआ। छत्तों से शहद की दर्जनों बोतलों के अलावा 30 किलोग्राम शहद हासिल किया गया है। और सारा जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फुटबॉल के खिलाड़ियों के दरमियान तनाज़ा इस वक्त अमरीकी मीडिया की सुर्खियों में है और सदर ट्रंप ने हाल ही में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा है कि उन खिलाड़ियों को टीम से निकाल बाहर करना चाहिए जो बतौर एहतजाज कौमी तराने पर खड़े नहीं होते। लेकिन खिलाड़ियों के बॉसेस यानी टीम मालिकान उन्हें फायर करने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं और इसमें पहला कदम उठाया एक पाकिस्तानी अमेरिकन ने। वो कौन है, बता रहे हैं दीपक डोभाल। लाहौर में पैदा होने वाला ये शख्स कौन है और उसने क्या किया, ये बताने से पहले आपको थोड़ा ये बताते चलें कि आखिर अमेरिका में फुटबॉल और कौमी तराना कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The national anthem of the United States of America. Oh, say can you see by the dawn. असल में अमेरिका में खेलों के मुकाबले से पहले कौमी तराना गाने का रिवाज है और इसीलिए फुटबॉल के मुकाबलों से पहले इसे गाया जाता है। पिछले साल नेशनल फुटबॉल लीग के एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी उस वक्त घुटनों के बल बैठ गया जब कौमी तराना बज रहा था। वो सियाफाम अमरीकियों की तरफ पुलिस के रवैये से नाराज था। इसके बाद इस तरह के कई ऐसे एहतजाज होने लगे। पिछले जुम्मे को एक इलेक्शन रैली के दौरान सदर ट्रंप ने ऐसा करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जिन्हें हम आपको टीवी पर सुना नहीं सकते। अब आया इतवार का दिन, जिस दिन अमेरिका में कई फुटबॉल के मुकाबले होने थे। सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि आखिर प्लेयर्स क्या करते हैं। एक मैच लंदन में भी होना था। यहाँ से शुरू होता है इस तनाज़े में पाकिस्तान में पैदा होने वाले शाहिद खान का किरदार। शाहिद खान जैक्सनविल जैगुआर टीम के मालिक हैं जिसे लंदन में खेलना था। आगे बढ़ने से पहले आपको शाहिद खान के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। शाहिद खान लाहौर में पैदा हुए और 16 साल की उम्र में 1967 में अमेरिका आए। वो अरबपति हैं। वो अमेरिका में पहले फुटबॉल टीम के ऐसे मालिक हैं जो नस्ली अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ट्रंप के सपोर्टर रह चुके हैं। जब उनकी टीम मैदान में खेलने आई तो खिलाड़ियों ने कौमी तराने के दौरान एक दूसरे की बाहें डाली और कुछ खिलाड़ी घुटनों के बल बैठ गए और इस दौरान अपनी टीम का साथ देने के लिए शाहिद खान ने भी वही किया। पहली बार किसी टीम के मालिक ने अपने खिलाड़ियों का इस तरीके से साथ दिया। शाहिद खान कई लोगों के लिए हीरो बन गए। बिल्कुल उन्होंने सही किया जो उनको करना चाहिए। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को ये ऐसे करना चाहिए अगर कोई भी अगर शाहिद खान की जगह हो। कई लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। उस इतवार अमेरिका में जितने भी मैच हुए सब में इसी तरह के एहतजाज देखने को मिले। कुछ लोग खिलाड़ियों की बात को सही मान रहे हैं तो कुछ गलत। I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the flag. We have a First Amendment in this country, and I think that allows people to express how they feel in the way that they feel they need to express it. तो शाहिद खान वो पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त स्पॉटलाइट में हैं और अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक तकरीबन सिर्फ 9 खिलाड़ी थे जो एहतजाज कर रहे थे और पिछले 2 हफ्तों में और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आने के बाद कई 100 खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए हैं। बेसबॉल के एक प्लेयर ने भी कल रात इसी तरह मैदान में पहली मरतबा एहतजाज किया और सिर्फ प्रोफेशनल टीम्स तक लिमिटेड नहीं है ये, अब बहुत से बच्चे और नौजवान भी अपनी जो स्कूल की कॉलेज लेवल की गेम्स हैं उनमें भी इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं और सारा इशू ये है कि आज़ादी इजहार राय प्लेयर्स के पास है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या सदर उस इस्तेमाल को तनकीद का निशाना बना सकते हैं या नहीं। सदर भी अपने पॉइंट पे डटे हुए हैं, बल्कि आज सुबह ही उन्होंने
कुछ देर पहले ये एक और ट्वीट की और उसमें यही कहा कि नेशनल फुटबॉल लीग जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी रेटिंग्स बहुत कम हो रही हैं क्योंकि लोग सिर्फ ये देखने के लिए गेम्स देखते हैं कि क्या वो कौमी तराने का एहतराम करेंगे या नहीं। और लोग बटे हुए हैं, लोग वो भी हैं जैसा आपने इस रिपोर्ट में भी देखा जो सदर ट्रंप का साथ दे रहे हैं और वो भी हैं जो इन प्लेयर्स का साथ दे रहे हैं। बहरहाल एक इशू है यहाँ पे जो इस वक्त हेडलाइंस में टॉप पर है। और हम अब प्रोग्राम में चलेंगे आज के इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट की जानिब। अच्छा जी, अमरीकी तालीमी इदारों में दाखिले के तो बहुत से नौजवान ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अच्छी मार्कशीट ही काफ़ी नहीं है। स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन में अपनी इनफरादियत भी साबित करनी होती है। और सारा इसीलिए अब एक ऐसी ऐप डिज़ाइन की गई है जिसकी मदद से तालिब इल्म खुद को ज़्यादा तख्लीकी अंदाज से पेश कर सकते हैं। और ये ऐप ख़ास तौर से उन गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं। और वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैडलिन स्टॉल वर्जीनिया से एक हाई स्कूल सीनियर हैं। उन्होंने कॉलेजेस में अपनी पहली तरजीह वर्जीनिया टेक में अप्लाई किया। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे एक एडमिशन ऑफिसर की जानिब से फ़ोन आया कि उन्हें मेरी दरख्वास्त में ज़ीमी का पहलू पसंद आया। दाखिले के लिए अपनी दरख्वास्त पर काम करते हुए मैडलिन ने उसमें एक स्पॉट देखा जो ज़ीमी के लिंक के लिए मखसूस था। मैंने इस पर क्लिक किया और देखा कि ये बहुत ज़बरदस्त है जहां मैं अपनी तस्वीर और वीडियोस डाल सकती हूँ। ज़ीमी सिलिकॉन वैली में नौजवान एंटरप्रेन्योर के एक छोटे से ग्रुप के एक आइडिया से शुरू हुआ। जोआन जयसिंह इसके बानी और CEO हैं। हमारा अज़म था कि अगर हम 21वीं सदी के अंदाज में किसी एक तालिब इल्म को भी अपनी कहानी बताने में मदद कर सके तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म को अमेरिका में 180 से ज़्यादा कॉलेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये यूरोप में भी मकबूल हो रहा है। कॉलेजेस के लिए ज़ीमी हज़ारों तालिब इल्मों में से सही इंतखाब में मददगार साबित होता है। इस साल ज़ीमी के साथ मिलकर दाखिले के काम का तजुर्बा बहुत खुशगवार रहा क्योंकि इससे हमें तालिब इल्मों के बारे में हकीकी अंदाज में जानने का मौका मिलता है। तालिब इल्मों को ये अपनी सलाहियतें और मुनफरिद शख्सियत को नुमाया तौर पर पेश करने का एक मौका देता है। मैं बुनियादी तौर पर हिसाब और साइंस को पसंद करती हूँ, लिहाजा मैं मज़ामीन में अपनी शख्सियत का मौसर तौर पर इजहार नहीं कर सकती। मैं स्कूल से बाहर स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीमी उन गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं। इनसे मुशाफा मिलने का इम्कान तो और भी कम होता है, तो क्यों ना उन्हें ये मौका दिया जाए कि वो हमें अपनी शख्सियत के बारे में मजीद कुछ बताएं या वो चीज़ें जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं। आपको ज़ीमी इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी। इसके बानी को उम्मीद है कि इससे मजीद तालिब इल्मों को आला तालीम का एक मौका मिलेगा। प्रोड्यूसर हेलेना जॉर्जेविच की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल। और अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा एक खातून ने फ़ौज की मरीन कोर की सख्त तरीन ट्रेनिंग मुकम्मल करके इन्फेंट्री ऑफिसर का दर्जा हासिल किया है। ये खातून फ़ौजी अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहती, लेकिन फिर भी इनका चर्चा हर जगह हो रहा है। 13 हफ्ते की तरबियत मुकम्मल करने के बाद अब वो 40 फ़ौजियों की एक प्लाटून की क़यादत करेंगी। उनके साथ 13 हफ्ते की मरीन कोर ट्रेनिंग में 87 फ़ौजी शामिल थे। तो क्वाइट एन अमेजिंग लेडी। और अब देखते हैं कि वो मैदान में क्या जौहर दिखाती हैं। वेल, ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, या फिर हमसे ट्विटर के जरिए कनेक्ट कीजिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग। Being a lyricist